ओके, आज हम स्टडी कर रहे हैं। पहले बोलो, पहली कैटेगरी ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट WBC। ओके, पहले ग्रेन्युलोसाइट WBC। तो पहला कौन सा है? एसिडोफिल्स, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है इओसिनोफिल्स। ओके, तो एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? देखो, नंबर 1 मैंने कहा सबसे पहले बात करें एसिडोफिल्स की तो साइज, ठीक है, 10 to 12 माइक्रोन। दूसरा लाइफ स्पान, ठीक है, 10 to 12 आवर्स। तीसरा सेप तो अमीबॉइड है। नंबर 4, ठीक है, मैंने कहा काउंट तो 4% ऑफ TLC, 4% ऑफ TLC। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर की तो कैसे पता चलेगा कि WBC एसिडोफिल्स है? तो इसमें क्या होता है, इधर देख दो, बोलो, एक तो जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब में डिवाइडेड होता है। कितने लोब में डिवाइडेड होता है? 2 लोब में। और इसमें बोलो एसिडिक डाई इओसिन से स्टेन होने वाले ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये तो क्या है, ग्रेन्यूल्स है जो स्टेन बाय इओसिन, ठीक है, एसिडिक डाई। ओके, और ये क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पर लिख सकता हूँ डिवाइडेड इन 2 लॉब्स, 2 लोब में विभाजित होते, ठीक है। तो ये वाली बात तो स्ट्रक्चर में बता दी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 वर्क, एसिडोफिल्स या एसिनोफिल का क्या वर्क होता है? तो वर्क अगेंस्ट एलर्जी। क्या बोल रहा हूँ? वर्क अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है। तो मैंने कहा बोलो वर्क, ठीक है, अगेंस्ट, मैंने कहा एलर्जी। पहले बताओ, समझ जाओगे? बोलो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी WBC में कौन सी WBC एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करती है? एसिडोफिल्स। इसलिए एलर्जी जो टेस्ट होता है, जब भी डॉक्टर्स किसी को बार बार एलर्जी होती है या वो कोई जाके कहता है मुझे एलर्जी हुई, तो डॉक्टर क्या कराएंगे? ब्लड टेस्ट कराएंगे। अगर एसिडोफिल्स बढ़ी हुई है इट मीन्स उसको एलर्जी है, क्योंकि एसिडोफिल्स तभी बढ़ती है जब किसी पर्सन को एलर्जी हो। वर्क अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है। तो ये मैंने सारी बातें किसके बारे में बताई? एसिडोफिल्स। इसकी यूनिक पहचान, एक तो ग्रेन्यूल्स, वो भी स्पेसिफिक एसिडिक डाई इओसिन से स्टेन होने वाले, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब में डिवाइडेड होता है। उसके बाद बात करूं मैं बेसोफिल्स। ओके, हर एक की अपनी यूनिक पहचान होगी। बेसोफिल्स, ठीक है। नंबर 1 बोलो साइज 10 to 12 माइक्रोन, ठीक है। लाइफ स्पान बोलो 10 to 12 आवर्स, ठीक है। सेप बोलो अमीबॉइड, ठीक है, मैंने कहा अमीबॉइड। ओके, उसके बाद काउंट की बात करूं तो मैंने कहा आपको, बोलो, जो मैंने एसिडोफिल्स बताया था वो कितना होता है? बोलो, एसिडोफिल्स कितना होता है? बोलो, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था ना, एसिडोफिल्स 4%, क्लियर। और बेसोफिल्स सबसे कम होती है 0.4%, क्लियर। कैसे ध्यान रख सकते हो? एक 4 और एक 0.4% ऑफ TLC। मैं ये लिखता हूँ, समझ जाओगे? बोलो, ओके। कुल TLC का 0.4% क्या होता है? बेसोफिल्स होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करूं, ऐसे तो इसलिए बना रहा हूं, अमीबॉइड शेप है, बोलो, क्लियर। ओके, उसके बाद एक तो इसकी पहचान है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब में डिवाइडेड होता है और S शेप होता है। क्या होता है? 3 लोब में डिवाइडेड होता है और S शेप होता है। ओके, और इसके अंदर बोलो मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई से स्टेन होने वाले ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर?
तो ये तो कौन है बोलो, ग्रेन्यूल्स। ये तो कौन है बोलो, मैंने कहा ग्रेन्यूल्स मतलब कणिकाएं। जो यहाँ पर लिख दूं मैं, स्टैंड बाय, मैंने कहा मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, बोलो मिथाइलिन ब्लू सारी, स्टैंड बाय मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई, ठीक है, बोलो बेसिक डाई, ओके। सारिये बोलो अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होने वाले ग्रेन्यूल्स कणिकाएं इसमें पाई जाती है, क्लियर। और ये कौन है बोलो, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के लिए क्या कह सकता हूं बोलो, मैंने कहा न्यूक्लियस बोलो डिवाइडेड इन, मैंने कहा 3 लॉब्स, ठीक है। और क्या कह सकता हूं, एस सेप बोलो क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये किसकी पहचान है बोलो, बेसोफिल्स की। और अगर बात करूं नंबर 6 वर्क की, तो बेसोफिल 3 केमिकल रिलीज करता है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स हिपेरिन, हिपेरिन कोमा हिस्टामिन, क्लियर, बोलो एंड सीरोटोनिन, क्लियर, बोलो केमिकल केमिकल को क्या करता है, सीक्रेट बोलो करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, पहला हिपेरिन, हिपेरिन बोलो क्या होता है, हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटी कोगुलेंट, क्लियर। हिपेरिन मैंने कहा इज ए नेचुरल, क्लियर, नेचुरल एंटी ब्लड बोलो ब्लड कोगुलेंट, ठीक है। समझ जाओगे बोलो आपको कि बोलो हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन एक तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है बोलो, क्लियर, और वो हमारे रक्त का प्राकृतिक प्रतिरक्त स्कंदक है, क्लियर। हिपेरिन मैंने कहा बोलो प्राकृतिक बोलो प्रति रक्त स्कंदक, क्लियर, स्कंदक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा हिस्टामिन, हिस्टामिन जो केमिकल होता है वो ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर होता है। जब भी हिस्टामिन रिलीज होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, बात समझ ना, ओके। हिस्टामिन मैंने कहा बोलो ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकियो, ब्रोंकियो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, यानी ब्रोंकस, ब्रोंकस में संकुचन, ठीक है, संकुचन बोलो करने वाला, ठीक है, वाला होता है। तो हमें जब भी हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है, सांस लेने की दिक्कत आती, इन केस ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट, तो उनमें डॉक्टर एंटी हिस्टामिन देते हैं, क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन, क्लियर, ओके। तो उसके बाद क्या बता रहा हूं, मैंने कहा सीरोटोनिन, ठीक है, वेजो कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर, वेजो कॉन्ट्रैक्टर बोलो आपसे मैंने कहा होता है, इसका मतलब क्या है, अर्थात इट मीन्स ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में बोलो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, करवाता है, ओके। चलो आपको बेसोफिल्स भी समझ में आया बोलो। उसके बाद बात करें न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज तीनों क्या है, ग्रेन्युलोसाइड, तो तीनों को एक साथ देख रहे हैं, क्लियर। फिर सेकेंड राउंड में दोनों एक ग्रेन्युलोसाइड को एक साथ देखेंगे, क्लियर। 5 ही WBC है और सबका एक ही पैटर्न, सबसे पहले साइज, फिर लाइफ स्पान, फिर शेप, फिर बोलो आपका उसकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स, उसका डाई और उसका न्यूक्लियस डिवाइडेड इन लोब, वो मैं स्ट्रक्चर में ही बता रहा हूँ, क्लियर। और वर्क बात समझ में आए। तो यहाँ पर बात करें न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स का सबसे पहले बोलो साइज 10 to 12 माइक्रोन, क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें लाइफ स्पान, तो बोलो 10 to 12 हावर्स, मतलब तीनों का सेम है, क्लियर, तीनों का साइज सेम, बोलो तीनों के शेप सेम, लाइफ स्पान सेम, क्लियर, ओके। और मैंने कहा शेप कैसा होता है बोलो अमीबॉइड, ओके। वो तो मैं नहीं भी लिखूं तो भी मैंने बता दिया, WBC का शेप अमीबॉइड होता है, सभी WBC का शेप अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड का मतलब शेप इज नॉट फिक्स, क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पर बोलो स्ट्रक्चर, क्लियर, तो इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो एक तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो 6 से 7 लोब में डिवाइडेड होता है, क्लियर, बोलो कितने लोब में, 6 से 7 लोब में डिवाइडेड होता है। इसके अंदर ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं
जो एसिडिक या बेसिक किसी भी डाई से स्टेन हो सकते हैं। ध्यान से समझना, ओनली एसिडिक डाई से स्टेन होंगे तो एसिडोफिल्स होगी, ओनली बेसिक डाई से स्टेन होंगे बोलो बेसोफिल्स होगा। और न्यूट्रोफिल्स का मतलब है न्यूट्रल है, एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाएंगे, बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएंगे, लेकिन ग्रेन्यूल जरूर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो दो विशेषता, एक तो ये कौन है बोलो, मैंने कहा ये कौन है बोलो, मैंने कहा ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और इतना सा लिख दूं, स्टेन बाय एसिडिक डाई, ओके, एसिडिक डाई एज वेल एज बोलो, आपको मैंने कहा एज बेसिक डाई। क्लियर? आप समझ जाओगे बोलो, एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से स्टेन होते हैं। क्लियर? और मैंने कहा ये कौन है बोलो, न्यूक्लियस, और क्या कह सकता हूं बोलो, डिवाइडेड इन 6 to 7 लॉब्स। ओके, तो सबकी अपनी ग्रेन्युलोसाइट की पहचान है, तो एग्रेन्युलोसाइट की भी अपनी पहचान होगी। क्लियर? अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स की कुछ और इंपॉर्टेंस है। क्या? नंबर 5 क्या है? न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो डायपिडेसिस की फिनोमिना को शो करती है। डायपिडेसिस का मतलब होता है कि ये ब्लड से बाहर जाकर कनेक्टिव टिश्यू में भी बोलो अपने दुश्मनों को खत्म करती है। बोले तो मेरे कहने का मतलब फेगोसाइटिक का काम करती है। क्लियर? बात समझ? यही सेम काम मोनोसाइट भी करेगी। क्लियर? लेकिन मोनोसाइट का साइज जो होता है वो 18 to 20 माइक्रोन होता है, तो मोनोसाइट का साइज बड़ा हुआ, इसका 10 to 12 माइक्रोन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन और मोनोसाइट को बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। क्योंकि पुलिसमैन जो होता है वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, बात समझ में, कहीं भी आ सकता है, तो ऐसा ये करते हैं, इसलिए इनको पुलिसमैन कहा गया है। माइक्रो पुलिसमैन और मैक्रो पुलिसमैन, माइक्रो पुलिसमैन मतलब इसकी साइज एज कंपेयर टू मोनोसाइट कम है, इसकी है 10 to 12 और अभी मोनोसाइट की बताऊंगा 18 to 20 माइक्रोन, इसलिए साइज बड़ी है। दोनों डायपिडेसिस को फिनोमिना को हिंदी में बोलते हैं केशिका पारण। क्या बोलते हैं? केशिका पारण। क्लियर? कि फिनोमिना को शो करती है, ब्लड से बाहर कनेक्टिव टिश्यू में जाकर फेगोसाइटिक का काम कर सकती है, किल कर सकती है माइक्रोब्स को, इसलिए एक को माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं, एक को मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं। क्लियर? तो अभी इसके साथ मोनोसाइट का क्यों बताया? क्योंकि मोनोसाइट में भी सेम चीज हम लिखने वाले हैं, बस डिफरेंस किस बात का होगा, इसको माइक्रोपुलिसमैन कहेंगे, उसको मैक्रोपुलिसमैन कहेंगे। क्लियर? अगर एग्जाम में कभी आता है मैक्रोपुलिसमैन किस डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है? मोनोसाइट को। माइक्रोपुलिसमैन किसको कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स को। और आपको पता है डायपिडेसिस कौन शो करता है? डायपिडेसिस दोनों शो करते हैं। डायपिडेसिस का मतलब क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का ब्लड से बाहर जाकर कनेक्टिव टिश्यू में फेगोसाइटिक का काम करना। फेगोसाइटिक मतलब समझ गए, भक्षण करना। क्या बोलो? भक्षण। किसका बोलो? माइक्रोब्स का। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? न्यूट्रोफिल्स बोलो, न्यूट्रोफिल्स डाई बोलो पिडेसिस। क्लियर? डायपिडेसिस बोलो हिंदी में बोलते हैं केशिका पारण। क्लियर? बोलो कि फिनोमिना क्लियर को मैंने कहा दर्शाती है। ठीक है? अर्थात क्या मतलब होता है? अर्थात ये ब्लड से बाहर बोलो कनेक्टिव टिश्यू, सिटी का मतलब समझ जाओगे, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? में जाकर बोलो फेगोसाइटिक बोलो रोल प्ले बोलो करती है। ठीक है? ये क्या लिखा मैंने समझ में आया? बोलो फेगोसाइटिक रोल प्ले करती है। ठीक है? बोलो फिर लिख रहा हूं न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिसमैन क्या कहते हैं? बोलो माइक्रोपुलिसमैन। ठीक है? बोलो भी कहते हैं। ठीक है? ओके। और रही बात 7 इसके वर्क की, तो वर्क तो आपको इतने में पता चल ही जाना चाहिए। बोलो फेगोसाइटिक। क्लियर? बोलो बात सब, फेगोसाइटिक रोल मतलब समझ गए कि ये भक्षण करने का काम करती है। तो ये जो मैंने आपको बताई है सारी, ये मैंने कौन सी बताई है आपको? बोलो आपको मैंने बताई है ग्रेन्युलोसाइट। कल हमने 2 क्लासिफिकेशन देखा था, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट।
तो 2 राउंड में हम बता रहे हैं, पहला बताया ग्रेनुलोसाइट, और सबका पैटर्न सेम है हमारा, कि बोलो सब में मैं सेम चीज बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर, वर्क, उससे साइज, शेप, लाइफ स्पान, और अगर उसके लिए यूनिक कोई बात है तो वो, जैसे माइक्रो पुलिसमैन वाली थी। क्लियर? ओके, तो नोट कर लोगे। न्यूट्रोफिल्स का काउंट तो 65 to 70% सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स ही हमारे ब्लड में होती है। क्लियर? हो गया? ओके, एड तो मैंने हटवा दिया, है ना? वही है, नोट बोलो। ठीक है, आप इजीली पहचान सकते हो। और यही इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो ब्लड का टेस्ट करने वाली जो मशीन होती है उसमें फीड की जाती है, बोलो वाया कंप्यूटर। आज समझ में आए बोलो? इसीलिए क्या करते हैं, वो आपको ब्लड के इतने से सैंपल में आपका वो पता लगा लेते हैं कि आपकी कितनी, कौन सी डब्ल्यूबीसी है, कितनी आरबीसी, सारी चीज पता है, क्योंकि हर डब्ल्यूबीसी की एक यूनिक पहचान है। बोलो बात समझ में? उस यूनिक पहचान से हम पहचान सकते हैं। ठीक है? ओके। बहुत सी बार एग्जाम में पूछते हैं इयोसिनोफिल्स किस डब्ल्यूबीसी को कहते हैं? एसिडोफिल्स। क्लियर?
हो गया ये भी। मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई, यो सीन मिथाइलिन ब्लू नाम सुने होंगे ना आपने। ओके, ओके, बात समझ में आए बोलो। मतलब सारे डब्ल्यूबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रखना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ध्यान रखें। मैंने आपको आरबीसी के बारे में सारी बातें सारे फैक्ट बताए। बोलो आरबीसी पढ़ा घर पे जाके बोलो, आरबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन याद हुई कि नहीं हुई बोलो। क्लियर, ओके, हो गया। हो गया, ओके। यहाँ पर स्पेशल नोट और लिख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सेल है जिसका नाम है मास, नॉट मस्ट सेल। कौन सी सेल? मास सेल। वो भी हिपेरिन, टामिन और सीरेटिनिन। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविक योजी ऊतक की कौन सी कोशिका, बोलो हिपेरिन, हिस्टामिन, तो होगा मास सेल। बट वहाँ पर ऑप्शन ही मास सेल। बोलो जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की 7 टाइप ऑफ सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास सेल, बोलो ऐसे नाम होंगे। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी में कौन सी डब्ल्यूबीसी में कौन सी डब्ल्यूबीसी, बोलो हिपेरिन, हिस्टामिन, तो आंसर क्या होगा बोलो। मेरी बात समझ में आए? मतलब मास सेल भी यही काम करती है, बोलो ये भी यही करती है। मास सेल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल है और डब्ल्यूबीसी ब्लड की सेल। बात समझ में आए बोलो ओके। और ब्लड इसे कनेक्टिव टिश्यू, बोलो वैस्कुलर कनेक्ट। ब्लड कैसा है? वैस्कुलर, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू 3 होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, एक बोलो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू,
और एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, आज समझ में। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू तो बोन और कार्टिलेज है, तो उसमें तो कॉन्ड्रोसाइट और आपका ऑस्टियोसाइट आती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट आती है, क्लियर। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसके अंदर अपनी 7 सेल, क्लियर, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, ऐसे सेल्स होती। तो यहाँ पर नोट क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आपको यहीं पे ध्यान रहे कि मास्ट सेल कब करना और बेसोफिल कब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हमारी बॉडी क्लियर में कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर, क्लियर, बोलो वास्तविक योजी क्लियर, वास्तविक योजी उत्तक, ठीक है, वास्तविक योजी उत्तक। क्या कहा मैंने आपको, बोलो वास्तविक योजी उत्तक, ठीक है, वास्तविक योजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, क्लियर, वास्तविक योजी उत्तक की मैंने कहा मास, कौन सी सेल बोलो, मास सेल, ठीक है, मास कोशिका, ओके। बोलो बी, मैंने कहा हिपेरिन, पेरिन, स्टामिन, क्लियर, स्टामिन एंड बोलो सीरेटोनिन, क्लियर, का क्वेश्चन के करती है। ये बात आपको कंपैरेटिवली पता होनी चाहिए। भी मास सेल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको, बोलो ये कभी हम पढ़े तो आपको उस समय हम बेसोफिल की बात करेंगे, कभी बेसोफिल भी ब्लड की डब्ल्यूबीसी होती है जो यही केमिकल सेपरेट करती है, ठीक है। नोट, चिट्ठी प्रॉपर मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। बात समझ में आई बोलो आपको, ओके। पर एक बात और ध्यान रखना, प्रोफिल ऐसी होती है, बोलो इसमें लोब ज्यादा होते हैं, ये लोब की काउंटिंग को अननेत क्वांटिंग क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, न्यूट्रोफिल्स के, न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में लोब की, लोब की काउंटिंग के, काउंटिंग को अर्नेत, अर्नेत काउंटिंग, यार क्या कहते हैं, अर्नेत, बोलो काउंटिंग के, अर्नेत काउंटिंग कहते हैं, के एक फैक्ट है जो आपको पता होना के।
अर्नेत काउंटी। क्या बोलो ये? Okay. है समझ बोलो? ये हमने क्या देखा था? ग्रेन्युलोसाइट। अब क्या बता रहा हूँ? ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ओके। आपस आप ध्यान देना, है ग्रेन्युलो के ग्रेन्युलोसाइट WBC के। तो इसमें दो है, एक पहला मोनोसाइट, ठीक है। कौन सी बता रहा हूँ मैं, बोलो? मोनोसाइट, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात है, नंबर 1 बोलो, पहला क्या है का अपन बात करें, साइज, ठीक है। तो साइज होता है 18 to 20 माइक्रोन। तो मैं लिख सकता हूँ, बोलो लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट WBC एंड बोलो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, ठीक है। क्योंकि बोलो हमारी आरबीसी का तो 7.5, नोट मत करो तो ध्यान दो, आरबीसी की साइज क्या होती है? 7.5 माइक्रोन। WBC हम पढ़ ही रहे हैं, WBC में इसकी सबसे बड़ी साइज है। और एक है प्लेटलेट्स जिसकी 2.5 माइक्रोन। तो इसका मतलब अगर सबसे बड़ी ब्लड सेल पूछे तो भी ये है, सबसे बड़ी WBC पूछे तो भी हेयर। ओके, तो मैंने क्या लिखा? लार्जेस्ट WBC
एंड लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ठीक है, बात समझ में आई बोलो। नंबर 2, अगर मैं बात करूं इसके बोलो लाइफ स्पान की, क्लियर, तो लाइफ स्पान जो होता है 1 to 7 डेज, मतलब इसका अदर से थोड़ा ज्यादा होता है, बाकी तो हावर्स में होता है, इसका 1 to 7 डेज, लेकिन बाकी सबका लगभग हावर्स में होता है। तो हमने जब कॉमन पॉइंट लिखा ऑल ओवर तो हमने हावर्स में, हाँ समझ ना। ओके, इसकी साइज भी बड़ी है और स्टेप तो सबकी तरह इसका भी क्या होगा बोलो, अमीबॉइड, क्लियर। और रही बात काउंट करूं तो मैंने आपको बताया है 4 to 8% ऑफ TLC, क्लियर, 4 to 8% ऑफ TLC। और उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की देखें तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो अमीबॉइड बनाऊंगा। अब एक तो इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसकी यूनिक पहचान क्या कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बोलो, किडनी शेप। लोब में डिवाइडेड नहीं होता है बोलो, लेकिन क्या होता है, किडनी शेप होता है। ये इसकी यूनिक पहचान, हाँ समझ में आए बोलो। तो एक तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बोलो, ग्रेन्यूल्स, मैंने कहा ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, तभी साइटोप्लाज्म मुझे तो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है बोलो, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं। दूसरा क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा किडनी बोलो शेप बोलो न्यूक्लियर, ठीक है, बट नॉट डिवाइडेड इन लॉब्स। जब लॉब में डिवाइडेड था तो मैं न्यूक्लियस अलग तरह से बना रहा हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, क्लियर, ये इसकी यूनिक पहचान है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंबर 6 क्या बता रहा हूँ, भी डायबिटीज की फिनोमिना शो करता है, बट साइज बड़ी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मैक्रोपोलिस में, क्लियर। बोलो मैंने कहा मोनोसाइट बी डाइपिडेसिस, ठीक है, डाइपिडेसिस, ओके, मतलब केस का पारण, ठीक है, पारण को दर्शाती है, ठीक है, मीनिंग एक बार लिख चुके, अब लिखने की जरूरत नहीं, बात समझ में, मतलब ब्लड से बाहर कनेक्टिव टिश्यू में जाकर फेगोसाइटिक रोल प्ले करती है, क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा इससे मैक्रोपोलिसमैन, क्लियर, बोलो बी, मैक्रोपोलिसमैन बी कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा था, माइक्रोपोलिसमैन, तो क्या कहा, मैक्रो, बिकॉज इसकी साइड एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होती। उसके बाद क्या कह रहा हूं, यह बोलो ब्लड की मैक्रोफेजेज, क्लियर, मैक्रोफेजेज होती है, क्लियर, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह मैक्रोफेजेज होती है, जैसे लीवर में कुफर सेल होती है, अलग अलग, ऐसे ब्लड में मैक्रोफेजेज कौन होती है बोलो, मोनोसाइट होती है। अब अगर मैं किसी को मैक्रोफेजेज कह देता हूं, इसका मतलब तुरंत एक पॉइंट निकल के आएगा कि मोनोसाइट इज स्क्वेंजर सेल ऑफ, समझ में, से ब्लड की सफाई करने वाली कोशिका होती है, क्लियर। तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा मोनोसाइट, क्लियर, को मैंने कहा यहाँ पर स्क्वेंजर सेल, क्लियर, बोले तो सफाई मैंने कहा करने वाली, ठीक है, भी कहते हैं, ठीक है, वो लोग भी कहते हैं, मतलब ये और भी डेड WBC ब्लड सेल उनको सबको क्या करती है, खत्म करती है, समझे, माइक्रोब्स को तो किल करती है, ये काम न्यूट्रोफिल्स का भी है, काम ये भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करती है, थोड़ी ब्लड की सफाई भी करती है, सफाई करती है मतलब बोलो ये क्या करती है, जो डेड बोलो ब्लड सेल से उनको खा जाती है, खत्म करती है, हाँ समझ में, इसको स्क्वेंजर सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर वर्क बताऊं तो वर्क तो इसका भी क्या होगा बोलो, फेगोसाइटिक, ठीक है। तो आई थिंक आपको 10 बातें किसकी समझ में आई बोलो, मोनोसाइट, इतनी 10 बातें पता, आपको और कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब मैं बताऊं आपको दूसरा, तो रुको अभी एक ग्रेन्युलोसाइट में एक और है, कौन सी बोलो, लिम्फोसाइट, कौन सी है बोलो, लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिम्फोसाइट की, पहला पॉइंट, ठीक है, साइज की बात करूं तो वही 10 to मैंने कहा आपको यहाँ पर 12 माइक्रोन, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ पर बात करें लाइफ स्क्वायर
वो भी कोई दिक्कत नहीं, बोलो 10 से 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर काउंट की, तो 25 to 30, बोलो मैंने कहा 25 to 30% ऑफ TLC, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। बोलो सैप तो वही कैसा होता है, बोलो अमीबॉइड सैप, क्लियर। फिर इसकी यूनिक पहचान क्या है, बोलो नंबर 5, ध्यान से समझना, ये क्या होती है, बोलो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, क्या होती है, बोलो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, क्लियर। लेकिन बोलो इसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की यूनिक पहचान क्या है, साइज इसकी छोटी होती है और न्यूक्लियस इसमें बड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो बोलो साइज इसकी छोटी होती है लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, तो बोलो लिम्फोइड में, यार साइज इसकी छोटी होती है पर न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस साइज आपसे मैं कह रहा हूं इज लार्ज, ठीक है, समझ जाओगे। बोलो न्यूक्लियस की साइज तो क्या होती है, बड़ी, बट इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, क्लियर। ओके, उसके बाद नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 मैंने कहा, बोलो टाइप्स, इसके खुद के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक क्या होता है, बोलो बी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक टी लिम्फोसाइट और एक क्या होती है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब होता है थाइमस, क्लियर, का मतलब क्या होता है, थाइमस, ऐसा एग्जामों में पूछा गया है, क्लियर। और बी लिम्फोसाइट में बी का मतलब होता है बोन मेरो, क्या होता है, बोलो बोन मेरो, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट का जो मैच्यूरेशन होता है, ठीक है, मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वन, क्लियर, परिपक्वन, वो कहाँ होता है, बोलो मैंने कहा, बोलो इन थाइमस, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ बी लिम्फोसाइट का जो मैच्यूरेशन होता है, जो परिपक्वन होता है, क्लियर, ओके, वो कहाँ होता है, बोलो इन, मैंने कहा रेड बॉन मेरो, क्लियर, रेड बॉन मेरो। उसके बाद अगर मैं वर्क की बात करूं, तो टी लिम्फोसाइट का काम होता है, बोलो बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए इंड्यूस करना, और बी लिम्फोसाइट का काम होता है टी लिम्फोसाइट से इंड्यूस होने पर एंटीबॉडी बनाना, क्लियर। तो इसका काम तो क्या होता है, बोलो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी, क्लियर, एंटीबॉडी बनाने के बनाने के लिए क्या करना, बोलो इंड्यूस करना, ठीक है। और इसका काम क्या है, बोलो मेरे कहने का मतलब है कि लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट से बोलो इंड्यूस, इंड्यूस होने पर, होने पर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाना फॉर्मेशन, यहाँ तो हम एज ए ब्लड सेल्स पढ़ते हैं, जब हम इम्यून सिस्टम, तो हम टी और बी की पूरी कहानी पढ़ते हैं कि टी जो है उसकी चार, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, मेमोरी, यार ओके। बोलो टी वाला अपना एक इम्यून सिस्टम बनाती है जिसको सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट है वो अपना इम्यून सिस्टम बताती है जिसको हुमोरल, बोलो आपसे मेरे को एंटीबॉडी, बोलो इमिटेड हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, यार। तो एक सेल मीडिएटेड होता है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड, तो यही हमारा बोलो इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। यहाँ पर मैंने जो लिम्फोसाइट के बारे में बताया, समझ में आया, बोलो नोट करो। पांचों की अपनी पहचान समझ में आई, बोलो आपको।
क्या अपनी यूनिक पहचान समझ में आई बोलो। ठीक है, पुलिस में बड़ा पुलिस वाला। पॉइंट, ये ब्लड की मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज नहीं समझ। पर में कुपर सेल भी क्या है, मैक्रोफेजेज है बोलो। हो गया का मतलब इसमें पेरिफेरल है, साइटोप्लाज्म होगा, परिधीय कोशिका द्रव होगा, में क्या होगा बोलो, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, कणिकाएं हैं, है।
क्या नोट बोलो? ए, क्या? ओके, ये हमने पढ़ा WBC। अब किसका नंबर आएगा बोलो? प्लेटलेट। ठीक है, वापस इसके बारे में सुनना। प्लेटलेट्स के प्लेटलेट्स के लिए नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये केवल मैमल्स में ही पाई जाती है। इसका मतलब हुआ जो अदर वर्टिब्रेट है जिसमें ब्लड में बोलो इसकी जगह इसका जैसा काम करने वाली बोलो स्पिंडल सेल्स क्या पाई जाती है? स्पिंडल सेल। क्या बोल रहा हूँ? ये है केवल बोलो मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में ही उपस्थित होती है। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ? अदर वर्टिब्रेट। ठीक है, अदर वर्टिब्रेट्स में इसके स्थान पर बोलो स्पिंडल सेल। ठीक है, स्पिंडल सेल या स्पिंडल कार्पल्स बोलो पाई जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरी बात कर रहा हूँ, साइज। साइज होती है 2.5 माइक्रोन। मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ? स्मॉलेस्ट WBC एज वेल एज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। क्लियर? ये क्या होती है बोलो? स्मॉलेस्ट WBC। क्लियर? एंड क्या कह सकता हूँ बोलो? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। ठीक है, दोनों है। वैसे दोनों में से कोई भी पूछे आंसर प्लेटलेट्स ही होगा। क्लियर? बोलो, क्योंकि RBC तो 7.5 माइक्रोन है, बाकी WBC तो 10-12 और बोलो 10-20 है, और ये वाली 2.5 है, तो सबसे छोटी भी यही हुई। ओके, तो सॉरी, क्या कहूँगा बोलो? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। ठीक है, क्या कहूँगा मैं बोलो? स्मॉलेस्ट
ब्लड सेल्स, क्योंकि अब हम प्लेट है ना, तो सबसे छोटी ब्लड कॉर्पसेस कौन सी है? प्लेटलेट। कम पढ़, ओके प्लेटलेट के बाद मैंने कहा काउंट। इसका काउंट जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए 1 to 5 लाख बोलो पर mm³ ऑफ, है बोलो। जनरली प्लेटलेट का काउंट क्या होती है, रेंज क्या होती है? 1 से 5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। बात समझ में आए बोलो? ओके। उसके बाद बोलो मैंने कहा अगर सैप की बात करूं, सैप होती है इसकी बाइकॉन। क्या होती है? बाइकॉन। देखो हमारी आरबीसी थी बाइकॉन के, हमारी आरबीसी थी बाइकॉन, हमारी डब्ल्यूबीसी थी अमीबॉइड, और हमारी प्लेटलेट्स के बाई कॉन्वेक्स। क्लियर? बाई कॉन्वेक्स दी उत्तल, क्लियर होती दी उत्तल। ओके, शेप देखा, काउंट देखा, अच्छा लाइफ स्पीड। क्लियर? जो बातें बेसिक है वो हम सबकी करते हैं। लाइफ स्पीड है, जीवन काल बोलो जीवन है, इसका लाइफ स्पैन होता है 6 to 7। क्लियर? ओके, सारे में इसका बोलो सबसे ज्यादा तो आरबीसी का होता है 120 दिन। क्लियर? 120 डेज किसका होता है? आरबीसी। देन सेकंड नंबर इसी का आता है। क्लियर? उसके बाद नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 जो प्लेटलेट्स होती है, एक केमिकल सीक्रेट का नाम होता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्ट। क्या करती है? एंडोथ्रोम्बोप्लास्ट। और इसी केमिकल से वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। जो हम ब्लड क्लोटिंग की पढ़ेंगे तो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का फुल आपको समझ में आएगा। कहा बोलो प्लेटलेट्स। क्लियर? बोलो प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, बोलो प्लास्टिन केमिकल, ठीक है, केमिकल बोलो मैंने कहा आपको सीक्रेट करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका नाम भी थ्रोम्बोप्लास्ट भी होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्ट। जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट इसका नाम होता है। इसका क्या नाम होता है? एक थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका? आरबीसी का। ल्यूकोसाइट किसका? डब्ल्यूबीसी का। ऐसे इसका क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो मैं पहले लिख चुका हूँ इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा वर्क। क्लियर? अच्छा, और क्या बात बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? देखो प्लेटलेट्स बोलो ऐसी होती है में ओरिजिन, ओरिजिन से ही न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब आरबीसी नॉट, बोलो आरबीसी में ओरिजिन। क्लियर? के समय तो क्या होता है? न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, परंतु परंतु मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन, ठीक है, के समय क्या होता है बोलो? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट होता है। देखो डब्ल्यूबीसी में तो साक्षात न्यूक्लियस था, बोलो उसी के बेसिस पे 5 टाइप मैंने आपको बताए थे। तो न्यूक्लियस है कि नहीं है डब्ल्यूबीसी में, तो शक होना ही नहीं। ठीक है, रही बात आरबीसी और प्लेटलेट्स की, अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन से ही न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, तो प्लेटलेट। और ओरिजिन के समय होता है, आफ्टर मैचुरेशन क्या होता है एब्सेंट? वो आरबीसी। क्लियर? बात समझ में? तो ये बात ही बात मैंने आपको बोलो आरबीसी में नहीं बताई थी, यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों का कंपेयर रहे। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो? क्या है, आपको आरबीसी फैक्ट में ये वाली बात नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी? मैं ये प्लेटलेट के साथ बताता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। बात समझ में? बाकी न्यूक्लियस नहीं होता है, ये तो बात हम जानते ही है। आरबीसी के अंदर हमारी आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर? ओके, उसके बाद नंबर 9 मैंने कहा वर्क ऑफ प्लेटलेट्स, वर्क ऑफ प्लेटलेट्स। क्लियर? तो मैंने कहा हेल्प बोलो इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, बोलो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। क्लियर? तो हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पढ़ लिया, लेकिन जैसे हम भी पढ़ते हैं हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो फिर हमें ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना पड़ेगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 कौन से होते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, उनका नाम क्या है, कैसे याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग की क्या समझ में आए बोलो? ओके, तो ये भी
ओके, ओके, बोलो। ओके, ओके। तो क्या हेडिंग डालेंगे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के मामले में ऐसा है, अगर एग्जामिनर कभी कुछ आता है तो उसको वही कर सकता है जिसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से ही यार। जनरली एग्जाम में क्या होता है, पूरी बायोलॉजी में दो ही ऐसी चीज़ें जिनको रोमन संख्या में लिखा जाए, एक क्रेनियल नर्व, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है, ट्रिपल ओ पीटीए फेक हुआ यार। और ऐसे 13 क्या होते हैं बोलो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो कैसे याद रख सकते हैं, हमेशा मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? 10-15 मिनट ध्यान देना। ब्लड फ्लो क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त स्कंदक कारक। पहले इनके बारे में जनरल बातें देखें। मैंने कहा सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर टोटल, ठीक है, नंबर, बोलो टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड, मैंने कहा क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो कभी संख्या पूछे तो कितनी होती है? 13। ओके। दूसरी बात बोलो, अगर आपसे पूछा जाए सिंथेसिस एयर, बोलो ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर,
ठीक है, किसके द्वारा होता है? बाय लीवर। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। तीसरी बात बोलो, इन्हें मैंने कहा किस में लिखा जाता है? रोमन संख्या। ठीक है, रोमन संख्या मतलब 1 2 3 बोलो 4 सो ऑन, बोलो 12 और 13। ठीक है, किस में लिखा जाता है? रोमन संख्या। और फोर्थ पॉइंट, इनकी सीक्वेंस। क्लियर, इनकी जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो इनकी डिस्कवरी बोलो, इनकी खोज। ठीक है, डिस्कवरी के क्रम को बताती है, क्रम को बताती है। मतलब आप क्या समझे कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पहले खोजा गया उसको 1 नंबर दे दिया, तो देन लेटर ऑन खोजा उसको 2, देन 3, देन 4 एंड टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने हैं? 13। इसलिए आज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 जो है उसको अमान्य कर दिया गया है, फिर भी उनकी सीक्वेंस नहीं बदली। आज भी अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 पूछा जाए तो एंटी हीमोफिलिटिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही बताया जाएगा, क्योंकि बोलो सीक्वेंस किस आधार पर है? खोज के क्रम के आधार। आ समझ में? इसलिए 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको एक अब अमान्य कर दिया गया, जिसका कोई रोल नहीं होता। फिर भी टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 13। ओके, तो ये तो जनरल बातें बताए। अब आपको मैंने कहा यहाँ पर मैं लिखूं बोलो सीरियल नंबर। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 बोलो 8 9 10 11 12 और 13। क्लियर? ओके, ये मैंने सीरियल नंबर बताया। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बोलो नेम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बोलो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लियर? ओके, ब्लड रक्त स्कंदक कारक का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इधर से उधर ना हो जाए उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो ऐसा कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको वो शानदार ट्रिक से एक बार अगर आपने घर पे जाके रिवाइज कर लिया, फिर आपको भले ही कभी याद नहीं हो, एग्जाम में आएगा हैगमान ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नंबर क्या है, आपको पूछा जाए 7 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, आपको 4 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उनका नंबर दिया जाए, सही जोड़ा कौन सा है, सबका आंसर आप दे सकते हो ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? ओके, तो ये मैं ऐसा बना रहा हूँ। ऐसा पूरी बायोलॉजी में 2 ही जगह होता है, एक क्रेनियल नर्व के अंदर जिनका नाम रोमन नंबर में लिखा जाता है और उनकी सीक्वेंस और नाम फिक्स होता है, वैसे ही बायोलॉजी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर याद नहीं होते, बात समझ ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो 3, 7 और 9 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है। क्लियर? तो 3-3 जोड़े होंगे नाम, बोलो टोटल नाम कितने हैं? 13 है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं पहले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमेशा कैसे। क्लियर? तो यहाँ पर पहला मैंने लिखा बोलो फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्या लिखा? फाइब्रिनोजन। फिर मैंने लिखा प्रोथ्रोम्बिन। क्या लिखा? प्रोथ्रोम्बिन। ऐसे लिखो, चलेगा? बोलो, और चलेगा ना? बोलो। क्लियर? क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक जैसा होता, बात समझ ना। जैसे हमने क्रेनियल नर्व पढ़ी थी, तो ऑप्टिक क्रेनियल नर्व मतलब ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, कैल्शियम +2। कैल्शियम +2 भी एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो 4 नंबर का होता है। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा प्रो एसिलरीन, फिर लिखा एसिलरीन। ठीक है, प्रो कन्वर्टीन, प्रो कन्वर्टीन, बोलो एंटी हीमोफिलिक, बोलो फैक्टर। क्लियर? ये तो बड़ा ही बोलो आपको मैंने कहा पॉपुलर है। ठीक है, AHF मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 नंबर का। क्लियर? ओके, फिर मैंने लिखा यहाँ पर बोलो क्रिसमस फैक्टर। क्लियर? फिर है बोलो स्टुअर्ट फैक्टर। क्लियर? ओके, फिर है बोलो प्लाज्मा, बोलो प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट। क्लियर?
फिर कौन सा है बोलो, हैगमान फैक्टर, क्लियर। फिर है बोलो फाइब्रिन, फाइब्रिन बोलो स्टेबलाइजिंग बोलो मैंने कहा फैक्टर, क्लियर, जिसको हम लकी लोवार्ड फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, बोलो मैंने कहा जिसको हम लकी लोवार्ड फैक्टर भी, ठीक है, लकी लोवार्ड फैक्टर, चलो वो बाद में लेंगे, ठीक है। बात समझ में, ये मैंने 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बताया। अब मेन क्या सीक्वेंस फिक्स है, बात समझ रहे हो ना, आपको एग्जाम में भी वही पूछते हैं, ओके। तो मैंने कहा हमेशा हमेशा कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं इसके लिए बोलो थोड़ा सा आपको एक कहानी बताता हूँ, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है, आपने देखा होगा आजकल के छोटे बच्चे बहुत तेज होते हैं, क्लियर। 8-10 साल के बच्चे के, अब 6-7 साल के बच्चे ही मम्मी पापा को कहते हैं आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। बोलो मम्मी पापा क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, क्लियर। मतलब जो बात आप 20 साल में भी किसी को नहीं कह पाए थे, वो आजकल 5-6 साल में बिंदास कहते हैं। तो ऐसे 2 बच्चे थे, क्लियर। और छोटे बच्चे आप देखना, बोलो उनको पसंद हीरोइना होती है, क्लियर। मैं बड़ा होकर कैटरीना से शादी करूंगा, मैं बढ़िया होकर इससे शादी करूंगा, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में। तो ऐसे 2 बच्चे थे जिनको कैटरीना बड़ी पसंद थी, क्लियर। बस रोज बोलो मूवी भी कैटरीना की देखते थे, सपने भी कैटरीना के देखते थे। तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, उनको यही तो कब बड़े हो रहे, कब कैटरीना को जाके प्रपोज करे कि हम तुमसे प्यार करते, दोनों में से एक को चूज कर लो, हम दोनों दोस्त हैं। बात समझ में है। तो मेरे कहने ऐसे 2 दोस्त थे जो किससे तहे दिल से प्यार करते थे, कैटरीना से। एक दिन सुबह उठे और न्यूज़पेपर में देखा कैटरीना तो विकी कौशल से शादी करने वाली है। दिल टूट गया, फतेह सागर पे जाके बैठ गए, क्लियर। बड़े उदास, फिर सोचा क्या करें अब जी के, फिर सोचा नहीं हम मॉडर्न जमाने के, हम कोई सुसाइड वुसाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आए। लेकिन कैटरीना की शादी में जरूर जाएंगे, उसको जता के आएंगे हम भी तुमसे प्यार करते हैं, और उसको आशीर्वाद भी दे के आएंगे, इस जन्म में तुम खुश रहो, अगले जन्म में हमारे साथ ही रहेगी। बात समझ में। ऐसे छोटे बच्चे प्लानिंग करते हैं, क्लियर। फिर वो प्लानिंग करते हैं कि यार कैटरीना की शादी में जाना है तो कपड़े वपड़े तो ब्रांड के पहन के जाने पड़ेंगे, आखिर हमारी कैटरीना की शादी है। फिर दिमाग में आया कैटरीना को कैसे पता चलेगा कि वो उदास उदास है हम, तो उसने कहा कोई बात नहीं, ब्रांड में भी कट्टे फटे कपड़े आते हैं, कट्टे फटे कपड़े पहन के जाएंगे। और फिर सोचा यार टाइम बहुत कम रहा है, गाड़ी वाड़ी भी लेके जानी पड़ेगी, तो बोला एक काम करते, ऐसी कंपनी ढूंढते जिसकी कार भी मिल जाए, जिसके कपड़े भी मिल जाए, जिसकी बोलो आपको वॉच भी मिल जाए, जिसके सब मिल जाए। तो बोला ऐसी तो कंपनी टाटा की है। बोलो ऐसी कंपनी किसकी है, टाटा की है, क्लियर। तो ऐसी प्लानिंग करते हैं, बात समझो ना। तो वो प्लानिंग करते हैं, उनकी जो सोच है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर। वो क्या कहते हैं, फटे पुराने, क्या लिख रहा हूँ, फटे पुराने बोलो टाटा के बोलो कपड़े, ठीक है, फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर, क्लियर, पहनकर बोलो अपनी, अब चूंकि बच्चे हैं ना, तो उसने कहा अब तो कैटरीना शादी कर रही है, तब तो वो हमारे लिए आंटी हो गई। क्या हो गई बोलो, आंटी हो गई। पहले प्रियतमा थी, अब शादी कर रही, तब क्या हो गई, आंटी, ठीक है। तो फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी, क्लियर, आंटी, अपनी प्यारी आंटी बोलो कौन, कैटरीना, ठीक है। कैटरीना के, अच्छा जाना है फटे पुराने, जाएंगे, एहसास हो जाएगा, फिर आशीर्वाद भी दे आएंगे, ठीक है। फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी आंटी कैटरीना के बोलो सिर पर बोलो हाथ फेरे, क्लियर। सिर पर हाथ फेरे मतलब क्या कहना चाह रहे, बोलो आशीर्वाद दे के, क्लियर, कि इस जन्म में तुम खुश रहो। बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब मैं क्या लिखा बोलो, ये आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी आंटी कैटरीना के सिर पे हाथ फेरे। तो फटे से पहला क्या होगा बोलो, फाइब्रिनोजन, और पुराने से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। सबसे ज्यादा एक तो इन दोनों में कंफ्यूज किया जाता है, क्लियर, क्योंकि ये दोनों ब्लड प्रोटीन है और दोनों बोलो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी है, क्लियर। दोनों ब्लड प्रोटीन भी है, दोनों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी है। तो पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है, क्लियर। तो यूं हम याद रखें तो भूल जाएंगे, लेकिन मैंने बोला फटे पुराने, तो फटे से एफ से क्या हो गया, फाइब्रिनोजन, और पुराने से क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। फटे पुराने टाटा से क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और कपड़े से क्या हो गया, कैल्शियम, ठीक है। पहनकर मतलब प्रोएसिलिन, अपनी मतलब
एसिलरीन, बोलो प्यारी मतलब प्रो कन्वर्टीन। क्लियर? अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बोलो बात समझ में? पहली थी प्रियतमा, अब क्या हो गई? आंटी। अपनी प्यारी, प्यारी मतलब कन्वर्टीन, आंटी, आंटी मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, अपनी प्यारी आंटी, बोलो कौन सी? बोलो कैटरीना। समझ के बोलो। सिर मतलब स्टूवर्ड। क्लियर? और बोलो पर मतलब प्लाज्मो थ्रोम्बोप्लाज्मी एंटीसीडेंट, और हाथ मतलब हैगमान, और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। बात समझ में? आपको पता होना चाहिए कि जब ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है, तो जो लास्ट स्टेप होती है उसके अंदर फाइब्रिन ही बनता है, और फाइब्रिन बनने का मतलब भी ब्लड क्लोटिंग का बन जाना। बात समझ में आए? बोलो ओके। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको हम लकी लोवार्ड फैक्टर भी कहते हैं। तो मैंने कहा आपको रटना नहीं है, ये थोड़ा सा आइडिया होगा। हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, बोलो आपको या तो 4 नाम देके बोलो सही मिलान कीजिए, या सही जोड़ा कौन सा नहीं है, या आपको बोला फर्स्ट, थर्ड और 8 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या है, या फिर आपको दे दे कि स्टुअर्ट फैक्टर, हैगमान फैक्टर और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बोलो होते हैं फर्स्ट, थर्ड, 9, 10, 12, और समझ के बोलो ऐसे। तो इसके लिए आपको नंबर देके नाम पूछे, नाम देके नंबर पूछे, कुछ भी पूछे, क्या ध्यान रखना? फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी आंटी कटरीना के सिर पे हाथ फेरे। बात समझ में? थोड़ा सा फिंगर पे प्रैक्टिस करना है। मैंने आइडिया दे दिया है कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टिक कर सकते हो। क्लियर? तो आपको क्या करना है? नोट कर। और कल क्या सिखाऊंगा? ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। क्लियर? समझ में आए? बोलो ना कहानी की, बोलो क्लियर? अच्छे से नहीं याद है तो एग्जाम में कुछ छोड़ना पड़ता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, क्रेनियल नर्व, इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ याद है तो ही आप कर सकते। उसका क्या बताया था? ट्रिपल ओ पीटीए फेक वन। ओके, उससे काम हो जाएगा। और इसका क्या बताया? फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी प्यारी आंटी, बोलो ऑप्शन के सिर पे हाथ। ठीक है, इसको अमान्य कर दिया गया, एसिलरी अमान्य कर दिया गया है। कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रिजेक्टेड कर दिया गया है? एसिलरी। ठीक है, बता, थोड़ा सा आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग मतलब आप नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी 4 रोमन संख्या आप बोलो रफ में लिखोगे, और उनका नाम मन ही मन में सोच थोड़ी क्या होगा, या फिर आप बोलो बोलो 5 नाम लिखकर नंबर क्या होगा। ये होता है प्रैक्टिस। बोलो बात समझ ना? प्रैक्टिस मतलब समझ में आया? बोलो कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने आप को चेक करना है। क्या मेरे सामने 5 नंबर हो, मैं उसका नाम सोच पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, या मेरे पास 5 नाम हो तो मैं उनका एग्जैक्ट नंबर सोच पाता हूँ। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना। क्लियर? ओके। और उसके लिए मैंने ट्रिक बता दी आपको। आपको क्लियर पता चल रहा है? बोलो क्या लिखा मैंने, समझ रहे हो ना? बोलो ठीक है।
Okay. ये स्टुअर्ट फैक्टर, STUART. ओके, आई होप याद हो जाएगा। बोलो कल क्या देखेंगे? ब्लड क्लोटिंग